वीडियो हम शूट कर रहे हैं वो केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 10th में या क्लास 12th में जो आपका मैथ का एग्ज़ाम होना है फर्स्ट टर्म का, उसमें 8 मार्क्स की केस स्टडी आएगी। यानी कि 2 क्वेश्चन जो होंगे वो केस स्टडी के होंगे। एक क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट होंगे, उसमें से आपको 4 पार्ट अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, बट ये जो है केस स्टडी टॉपिक है वो नया है, क्योंकि इसका कोई बुक्स में कोई केस स्टडीज़ के क्वेश्चन नहीं दे रखे कि केस स्टडी किस तरह की बन के आएगी। ये एक जो सीबीएसई ने मतलब केस स्टडी का एक आइडिया बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चन देंगे हम, उसके बारे में हम जो केस स्टडीज़ गिवन है चैप्टर वाइज उनको हम सोल्व करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जो सोल्व करेंगे वो क्लास 10th मैथ्स की केस स्टडी करेंगे चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 रियल नंबर पर केस स्टडी किस तरह की आएंगी और उनको किस तरह से हमें सोल्व करना है। क्योंकि टाइम कम है, 40 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स है, तो इस तरह की ट्रिक सीखनी है हमें जिससे कि जल्दी से जल्दी यानी कम टाइम में हम क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लें। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं केस स्टडी सोल्व करते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर की केस स्टडी। फर्स्ट रियल नंबर की फर्स्ट केस स्टडी हम करेंगे। इसमें देखिए फर्स्ट केस स्टडी है टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड X स्टूडेंट्स, द स्कूल nominates you and 2 of your friends to set up a class library. There are 2 sections, section A and section B of grade X. There are 32 students in section A and 36 students in section B. अब ये केस स्टडी गिवन है, ग्रेड X के स्टूडेंट्स हैं और उनके 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर 32 स्टूडेंट हैं और सेक्शन बी के अंदर 36 स्टूडेंट हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, उनको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। यानी कि आपको टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकालनी है जो सेक्शन ए और सेक्शन बी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इक्वली मिल जाएं, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 32 स्टूडेंट्स जो हैं वो सेक्शन ए के अंदर हैं और 36 स्टूडेंट सेक्शन बी में हैं। तो आप 32 और 36 इन दोनों नंबर के आप प्राइम फैक्टर कीजिए। आपको फाइंड करनी टोटल नंबर ऑफ बुक्स। तो आप 32 एंड 36 के एलसीएम निकाल लेंगे। जो एलसीएम आएगा तो इतनी बुक्स की नीड होगी और वो बुक्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएंगी सेक्शन ए और सेक्शन बी में। अब हम 32 और 36 का एलसीएम निकालते हैं। 32 के मैंने प्राइम फैक्टर करें 2 × 2 × 2 × 2, इस तरह 36 के करें। अब इसका एलसीएम जब हम फाइंड करेंगे तो एलसीएम जो होगा 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और जो कॉमन नहीं है कॉमन है उनको लिख लेते हैं। अब जो कॉमन नहीं बचे उनको लिख देंगे और ये 3 × 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 288, यानी कि 288 बुक्स की ज़रूरत होगी। यानी कि ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, देन एचसीएफ एंड 32 एंड 32 एंड 36 का एचसीएफ फाइंड करेंगे। देखिए हमने 32 के प्राइम फैक्टर किए थे, उसके बाद 36 से किए थे। इनमें जो कॉमन आया था एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, इनमें जो दोनों में कॉमन होता है वो लिख देते हैं। यानी कि 2 कॉमन आ गया, ये 2 कॉमन आ गया, तो एचसीएफ जो होगा इनका 4 होगा। यानी कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ जो आएगा वो 4 आएगा। यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 36 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एज। 36 को जो आपको इसके प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में, 36 के हमने फैक्टर किए थे 2 × 2 3 × 3, या आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 3 की पावर 2, यानी कि ये हमारे पास ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरह से 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 15 प्लस 50 इज अ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नन ऑफ दीज। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसके मोर देन 2 फैक्टर्स आएंगे। जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कंपोजिट नंबर आ जाएगा। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट p इज इक्वल टू ab स्क्वायर, q इज इक्वल टू a स्क्वायर b, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन द एलसीएम ऑफ p एंड q इज, p और q का एलसीएम क्या होगा। अब देखिए p और q के प्राइम फैक्टर करेंगे, दोनों में जो कॉमन होगा वो लिख देंगे, जो बचेगा वो भी लिख देंगे। देखिए p था हमारे पास ए बी स्क्वायर, इसके प्राइम फैक्टर कर दिया मैंने ए बी इंटू बी, क्यू था ए स्क्वायर बी। अब इनका एलसीएम अगर हम फाइंड करेंगे तो पहले जो दोनों में कॉमन होगा वो लिख देंगे, ए आ गया, यहाँ से ये बी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब ये बी बच गया और ये ए बच गया। अब बी की मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे, ए की ए के साथ, ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी कि एलसीएम जो आ जाएगा इसका ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब केस स्टडी फर्स्ट थी, इसमें 5 क्वेश्चन थे, हमने 5 के 5 कर लिए। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी 2, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एडुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रेस्पेक्टिवली, यानी कि 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, उनके पार्टिसिपेंट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच रूम आर। मतलब एक रूम में आपको एक ही सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट बिठाने हैं और जो है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो हैं जितने भी रूम में बैठे हैं सब में इक्वल होने चाहिए, सब्जेक्ट वाइज भी इक्वल होने चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका हम एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। देखिए हिंदी के जो है वो 60 हैं, इंग्लिश के 84 हैं एंड मैथ्स के जो है 108 हैं। अब इनके मैंने 60 के प्राइम फैक्टर की, 84 के 108 के की। इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। देखिए पहले हम एचसीएफ जो तीनों में नंबर कॉमन होता, ये आ जाएगा कॉमन, एक ये आ गया और ये 3 कॉमन आ गया और कुछ कॉमन नहीं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू द 4 3 जा 12। तो देयर विल बी 12 पार्टिसिपेंट्स इन अ रूम, यानी कि ऑप्शन जो आ जाएगा यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि एक रूम के अंदर ईच सब्जेक्ट के 12 पार्टिसिपेंट बैठेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट, इस इवेंट में मिनिमम कितने रूम की ज़रूरत होगी। अब पहले हम देखेंगे इसमें एक रूम के अंदर 12 पार्टिसिपेंट बैठते हैं, तो अब देखिए हिंदी के 60 हैं, तो हिंदी वालों को कितने चाहिए, 12 5 जा 60, 5 रूम चाहिए। और इंग्लिश वालों को 12 7 जा 84 एंड 12 से 108 को डिवाइड कर देंगे 9, तो 9 रूम मैथ के लिए चाहिए, 7 इंग्लिश के लिए चाहिए और 5 रूम चाहिए हिंदी के लिए। तो टोटल रूम्स जो आ जाएंगे 5 + 7 12, 12 9 21, यानी कि 21 रूम की ज़रूरत होगी टोटल पार्टिसिपेंट्स के लिए, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन जो आ जाएगा वो 21, यानी कि 21 रूम चाहिए टोटल पार्टिसिपेंट को बिठाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108 इज, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। अब देखिए मैंने एचसीएफ निकाला था, ये आ गया था जो कॉमन था। अब एलसीएम के लिए क्या होगा, जो कॉमन नहीं होंगे उनको भी लिख देंगे, यानी कि एचसीएफ तो ये कॉमन आ गया 5 7 3 इंटू 3, ठीक है। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 3780 मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ 3780, ए ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस, इन नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। देखिए एलसीएम जो फाइंड किया हमने 3780 है और एचसीएफ 12 है। 3780 की मल्टीप्लाई हम जब करेंगे 12 के साथ तो 45360 मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 45360,
45360, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा इसका वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट 108 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एज। 108 को आपको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। देखिए 108 के फैक्टर किए थे हमने 2 × 2, 3 × 3 × 3, यानी कि 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3। अब 2 केस स्टडी कर ली, अब हम नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। केस स्टडी थर्ड, इन मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल and one of your friends is making a model of a factor tree. He has some difficulty and asks for your help in the completing a quiz for the audience. Observe the following factor tree and answer the following questions. अब यह देखिए x एक नंबर है, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मतलब x के दो फैक्टर होते हैं 5 और ये नंबर जो हमारे पास निकल कर आया। ठीक है, आपको x फाइंड x और उसके बाद 2783 के फैक्टर करें y एंड 253 आ गए। उसके बाद 253 के फैक्टर किए 11 और z आ गए। अब हमें यहाँ पर जो पहला सवाल ये है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के दो फैक्टर हैं 5 एंड 2783। इन दोनों नंबर के हम मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी देखिए 2783 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 13915। इनका प्रोडक्ट जो होगा वो ये होगा। तो अब x की जो वैल्यू आ जाएगी वो x की वैल्यू होगी 13915, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इसका वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, y यहाँ पर है। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2783 को 253 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2783 के दो फैक्टर हैं y एंड 253। तो सेकंड फैक्टर फाइंड करने के लिए 2783 को हम 253 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करते हैं इसको, वन टाइम टेबल चली जाएगी 253, 8 में से 3 जाएगा 5 बच जाएगा, और यहाँ से ये 7 में से 5 जाएगा 2 बच जाएगा, इसको लिख देंगे। यहाँ से फिर से चली जाएगी 253 यानी 11। अब जो क्वोशेंट आया वो 11 आया, तो वैल्यू जो होगी y की वो 11 होगी। इसी तरह से हमें z की वैल्यू फाइंड करनी। z की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप 11 से 253 को डिवाइड करोगे तो 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 2 ज़ा 22, 11 3 33, यानी कि बी ऑप्शन 23 जो होगा वो करेक्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13915 इज अ कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, नीदर प्राइम नोर कंपोजिट, इवन नंबर, द प्राइम। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए 13915 कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यूनिट प्लेस पर 5 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। 1 और इटसेल्फ के अलावा 5 से और डिविजिबल है, तो ये जो होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। लास्ट वन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13915। 13915 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? अगर आप इसके अब जब इसके फैक्टर करोगे आप, तो फैक्टर बन के आपका सी ऑप्शन बन के आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 11 की पावर 2 इंटू 23। ठीक है, अब ये देखिए 3 केस स्टडीज हमने कर ली हैं। जो केस स्टडीज थी 3 केस स्टडीज रियल नंबर पर, वो हमने सोल्व कर। पॉलिनोमियल केस स्टडी यानी क्लास 10th लेसन नंबर 2 पॉलिनोमियल की केस स्टडीज हम देखेंगे इस वीडियो में। केस स्टडी 1, द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ पैराबोलिक शेप्स which is represented by a quadratic polynomial। यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है, यानी वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, उसकी ये एक नेचुरल पिक्चर है जो इस पैराबोला की शेप में है। A parabolic arc is an arc in the shape of a parabola. In structure, their curves represents an efficient methods of load and so can be found in bridges and the architecture in the variety of forms। यानी कि इस टाइप की जो ये गिवन है पैराबोलिक शेप्स हैं, ये ब्रिजेस वगैरह पर आर्किटेक्चर्स इनका यूज़ करते हैं, या वायर लोडेड जो होती है वो वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। और इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 1, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस का bx प्लस c a b c आर ऑल रियल नंबर्स।
कि ABC जो है वो रियल नंबर्स होने चाहिए, ऑल आर रैशनल नंबर, ABC रैशनल नंबर होने चाहिए, A इज नॉन जीरो रियल नंबर एंड B एंड C आर एनी रियल नंबर्स, ऑल आर इंटीजर्स, सारे जो है वो इंटीजर होने चाहिए। अब देखिए 4 ऑप्शन में से इसका ऑप्शन C सही है, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें ये होता है कि ABC जो है ये A, B और C ये रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर, बट इसमें एक कंडीशन ये होती है कि A शुड नॉट इक्वल टू 0, A जो हो वो 0 के बराबर नहीं हो, यानी कि x² का कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा, देखिए ऑप्शन नंबर C सही होगा, A इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, B एंड C आर एनी रियल नंबर, B और C जो होगा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और A जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। तो C ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल वेयर द डिस्क्रिमिनेंट D इज इक्वल टू B² माइनस 4AC देन। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद उसके 2 जीरोज निकल के आते हैं। तो हमने ऑब्जर्व किया है जब चैप्टर पढ़ रहे थे वो जीरो सेम भी आ जाते हैं, इक्वल भी आ जाते हैं, डिफरेंट भी आ जाते हैं। तो उसमें एक मेथड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करते हैं। उसमें D जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर B² माइनस 4AC 0 के बराबर आ जाता है, यानी कि D जो है 0 के इक्वल है, उस कंडीशन में जो जीरोज निकल के आएंगे वो दोनों इक्वल होंगे। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो D सही होगा, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल जीरोज हैं D, यानी डिस्क्रिमिनेंट D इज इक्वल टू B² माइनस 4AC इज इक्वल टू 0। D की वैल्यू जो आएगी वो 0 फाइंड होकर आएगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो D सही होगा। इसी तरह से इफ अल्फा एंड 1 अल्फा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, अल्फा और 1 अल्फा इसके जीरोज है। देखिए क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज होंगे, एक अल्फा एक 1 अल्फा, देन K इज, तो K की वैल्यू क्या होगी, अब K की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन था 2x² माइनस का x प्लस का 8k, यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x², B आ जाएगा -1, C 8k आ जाएगा। अब अल्फा यानी कि 2 जीरोज होंगे इसके, अल्फा और बीटा, अल्फा तो अल्फा है, बीटा जो है 1 अल्फा है। तो यहाँ पर हमने पढ़ रखा है तो सम ऑफ जीरो, या तो हम अल्फा प्लस बीटा निकालें या अल्फा इंटू बीटा निकालें। अगर देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ, फॉर्मूला होता है माइनस का B/A, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे तो C/A, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -1 और 2 यूज़ करेंगे हम, 8 के यूज़ ही नहीं होने का, तो हम इसको यूज़ नहीं करने के सम ऑफ जीरोस को, हम अल्फा इंटू बीटा लेके चलेंगे C/A। देखिए अल्फा तो मैं एज इट इज़ रखूँगा, C की वैल्यू जो है वो 1 अल्फा है, सॉरी बीटा की वैल्यू 1 अल्फा, C 8k है और A की जो वैल्यू है वो 2 है, 2 4 जा 8, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 4k, और K की जो वैल्यू होगी दैट इज 1/4, द वैल्यू ऑफ K इज 1/4। यानी कि इसमें अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में तो इसका B ऑप्शन सही आ जाएगा, यानी कि B ऑप्शन जो होगा वो K की वैल्यू जो होगी 1/4 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4, द ग्राफ ऑफ x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो कैसा होगा, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टच x एक्सिस एट अ पॉइंट, नीदर टच नोर इंटरसेक्ट x एक्सिस, ईदर टचेज और इंटरसेक्ट x एक्सिस। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर मैं यहाँ पर से x की वैल्यू निकालता हूँ -1, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा √-1, यानी कि x की वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे। जब x की वैल्यू फाइंड नहीं कर रहे तो जो ग्राफ होगा इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो x एक्सिस पे टच नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ नीदर टचेज नोर इंटरसेक्ट x एक्सिस, ना तो वो टच करेगा एक्सिस को ना ही वो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को। ठीक है। 5th पार्ट, इफ द सम ऑफ द रूट्स इज -p, यानी रूट्स का जो सम है वो -p है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -1/p, इनका जो प्रोडक्ट है वो -1/p है, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, जब सम ऑफ रूट्स गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म करने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² में एज इट इज रखूंगा माइनस
अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो माइनस पी है, प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस के 1/p, और वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स माइनस 1/p। ये बन के आ गया। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन के ब्रैकेट में बाहर है माइनस का पी एक्स स्क्वायर प्लस x/p। देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म निगेटिव नहीं आई जो हमने फाइंड की है, ये पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, पी एक्स स्क्वायर माइनस x/p माइनस 1। अब देखिए बी ऑप्शन देखते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स माइनस का 1/p, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर सी ऑप्शन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स माइनस का 1/p, तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका जो होगा वो सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। देखिए हमारे पास ये बन गया था एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स माइनस 1/p, ये भी यही बनकर आ रहा है, बट के बाहर है, तो के बाहर है इसका मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर बाहर आ सकता है। अब ये केस स्टडी 1 जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली पॉलिनोमियल की। अब हम सेकंड केस स्टडी पे चलते हैं। सेकंड केस स्टडी, एन आसना इज अ बॉडी पोस्चर originally and still a general term for a sitting meditation pose and the later extended in hatha yoga and modern yoga as exercise, okay, to any type of pose or position, adding wrestling, standing, inverted, twisting and balancing poses। यानी कि योगा के जो पोजेज है वो गिवन है। इन द फिगर one can observe that poses can be related to the representation of quadratic polynomial। ये जो है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा था वो योगा जो है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ द पोजेज शोज इज स्पाइरल, इलिप्स, लीनियर, पैराबोला। तो देखो शेप जो बन के आ रही है ये पैराबोला की शेप बन के आ रही है, ठीक है, पैराबोला की शेप है। तो इसमें जो शेप बनेगी वो पैराबोला होगी, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड इफ, ऑप्शन गिवन है ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0, ए लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0। अब देखो पैराबोला के बारे में मैं आपको समझाता हूँ पहले। देखिए पैराबोला की 4 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन तो ये होगी कि पैराबोला राइट साइड पर ओपन हो सकता है। दूसरी कंडीशन, पैराबोला लेफ्ट साइड पर ओपन हो सकता है। थर्ड कंडीशन, पैराबोला ऊपर की साइड ओपन हो सकता है। फोर्थ कंडीशन, पैराबोला नीचे की साइड पे ओपन हो सकता है। इस कंडीशन में जब पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा, तो डाउनवर्ड ओपन होगा उस कंडीशन में ए जो होगा, ए मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो लेस देन 0 होगा। पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड होगा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की वो ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये ए जो हो, ए लेस देन 0 होगा तभी पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा। तो इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, यानी कि ए इज लेस देन 0। अब देखिए इन द ग्राफ हाउ मैनी जीरोज आर देयर फॉर द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। देखिए एक्सरसाइज 2.1 है एनसीईआरटी की, उसमें हमने किया था कि कोई भी ग्राफ, किसी भी कर्व का ग्राफ जितने पॉइंट पर एक्स एक्सेस को कट करता है उतने ही जीरोज होते हैं। तो इसने एक्स एक्सेस को 2 पॉइंट पर कट करा, -2 और 4, इसके 2 जीरोज होंगे। उसके बाद द 2 जीरोज इन द एबव शोन ग्राफ आर, 2 जीरोज क्या होंगे। देखिए एक तो -2 होगा, एक 4 होगा, यानी कि -2,4, ये 2 जीरोज निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर, अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करके हम इसके जीरोज फाइंड करते हैं। अब पोलिनोमियल हमें गिवन है, इसके हम जीरोज फाइंड करते हैं, यानी कि जीरोज क्या होंगे। अब क्या करेंगे, देखो इसको फाइंड करने के लिए मैंने पोलिनोमियल लिखा, 0 के इक्वल पुट करा। अब देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 4√3 की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म के साथ करते हैं, 4√3 मल्टीप्लाई बाई 2√3। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल पार्ट रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और इरेशनल पार्ट इरेशनल के साथ इंटू 3 इज इक्वल टू 24। अब क्या करेंगे, इसके बाद आप 5 को 2 नंबर में स्प्लिट करेंगे कि दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए, ये साइन माइनस का सब्ट्रैक्ट करें तो अब उस केस में 5 आना चाहिए।
ठीक है। 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 5, 8 3 ज़ा 24, 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो कॉमन आ जाएगा इन दोनों से, देखिए एक तो 4 कॉमन ले सकता हूँ मैं, एक x कॉमन ले लूँगा, 4x कॉमन आ गया, 4x कॉमन ले लेंगे, ऐसे बच जाएगा रूट 3x प्लस 4 2 ज़ा 8। अब ये जो दो नंबर बचे, यहाँ से ऐसा नंबर कॉमन लो जैसी ब्रैकेट ये है वैसी ब्रैकेट बन जाए, बट ये बन नहीं पाने का क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर रूट 3 है। तो आप इस 3 को स्प्लिट करें, रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 आता है, x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0, 4x ब्रैकेट रूट 3x प्लस 2, माइनस का रूट 3 हमने कॉमन लिया, रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, रूट 3x प्लस 2 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ गया 4x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ़ रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 2 अपॉन रूट 3। इसी तरह से 4x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी रूट 3/4। तो x की दो वैल्यूज आ गई, माइनस के 2 अपॉन रूट 3 और 4 रूट 3/4। अब चेक करते हैं इसमें है क्या, देखो माइनस के 2 अपॉन रूट 3/4, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो बी जो होगा ये करेक्ट होगा। देखिए 2 केस स्टडीज़ हमने सोल्व कर ली, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं, केस स्टडी थर्ड। केस स्टडी थर्ड इज बास्केटबॉल एंड सोसर आर प्लेड विद अ स्फेरिकल बॉल। देखिए स्फेरिकल बॉल से गेम खेले जाते हैं। इवन दो एन एथलीट ड्रिबल्स द बॉल्स इन द बोथ स्पोर्ट्स, अ बास्केटबॉल प्लेयर यूजेज हिज हैंड्स and a saucer player uses his feet. Usually saucer is played outdoors on a large field and basketball is played indoor on a court made out of wood. The projectile path traced, the saucer ball and basketball are in the form of parabola representing a quadratic polynomial. ये एक quadratic polynomial represent कर रही है। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इस तरह से बॉल इधर से गई तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करा। इसी तरह से बास्केटबॉल में, सोसर गेम में, देखिए इन द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस्ड शोन इज स्पाइरल, इलिप्स, लीनियर, पैराबोला। तो वो किस शेप में होगी, शेप बन के आ रही है पैराबोलिक शेप होगी, यानी कि ये पैराबोला होगा। द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन अपवर्ड इफ, अगर ऊपर की तरफ ओपन होगा तो ए क्या होना चाहिए, ए 0 हो, ए लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए पिछली केस स्टडी में ग्राफ जो था वो डाउनवर्ड ओपन था नीचे की तरफ, यहाँ पर ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए शुड बी ग्रेटर देन 0, ए जो हो जाइए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर। अब इस ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए, देखो इसने ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। अब इसका क्वेश्चन, इन द अबव ग्राफ हाउ मैनी जीरोज आर देयर फॉर द पोलिनोमियल, कितने जीरोज होंगे। देखो हमने देखा था वहाँ पर एक ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया था, तो इसके 3 जीरोज होंगे। द 3 जीरोज इन द अबव शोन ग्राफ आर, वो 3 जीरोज क्या हैं, देखिए -3, -1 एंड 2। 3 जीरोज हैं, -3, -1 एंड 2। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें सही। इसका देखिए सी ऑप्शन आता है, -3, -1 एंड 2, ये जो ऑप्शन होगा इससे करेक्ट होगा। उसके बाद व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल बना, यानी कि इस पोलिनोमियल ने एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो 3 जीरोज होंगे, और 3 जीरोज जो होते हैं वो क्यूबिक पोलिनोमियल के होते हैं। वो कौन सा पोलिनोमियल होगा वो हम फाइंड करते हैं। अब एक क्यूबिक पोलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इनके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखिए पहले मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड करूंगा, माइनस का 3 और माइनस का 1, -3 प्लस -1 प्लस का 2।
यह रहेगा माइनस का 4 प्लस 2 यानी कि माइनस का 2। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स क्यूब माइनस का 2 एक्स स्क्वायर। अब अल्फ़ा बीटा पर निकालेंगे हम, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। अल्फ़ा माइनस का 3 बीटा -1 प्लस बीटा -1 2 आ जाएगा, प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 3 ये माइनस ये प्लस माइनस का 2 माइनस का 6 रहेगा, -8 में से 3 चला जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, -5। अब यहाँ पुट कर दूंगा, देखिए मैं माइनस का 5x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का 3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा माइनस का 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की पावर 3 प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 6। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है यहाँ पर। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन ये है एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6, यानी कि इसका जो होगा ये फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में हमने देखो पॉलिनोमियल टॉपिक की जो केस स्टडीज थी, 3 केस स्टडीज, उनको हमने देखा, उन पर बेस्ड क्वेश्चन। सी द केस स्टडी ऑफ लेसन नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इन द लास्ट 2 वीडियोज वी हैव solve the case studies of lesson number 1 and lesson number 2 class 10 maths. The first case study of lesson number 3 pair of linear equation in 2 variable is a test consists of true and false question. 1 marks is awarded for every correct answer while 1/4 marks is deducted for every wrong answer. यानी करेक्ट आंसर है तो उसके लिए 1 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा, अगर वो आंसर रॉन्ग है तो 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपके एक्चुअल मार्क्स होंगे उनमें से। आ स्टूडेंट न्यूज आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस के वो आंसर जानता है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग, उसने कुछ को जो है वो गैस करके अटेम्प्ट किया। ही अवार्डेड 120 क्वेश्चंस एंड गोट 90 मार्क्स। टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 120 हैं और उसके 90 मार्क्स उसने गेट किए, 120 क्वेश्चन सोल्व किए। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस उसने करेक्ट किए होंगे, कुछ जो है इनकरेक्ट किए होंगे। तो करेक्ट का जो स्कोर होगा उसमें से इनकरेक्ट स्कोर को माइनस करके वो 90 मार्क्स आ जाता है। अब देखिए इस पर जो क्वेश्चंस हैं, इस केस स्टडी पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स, मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है, मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग देन हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली, उसे कितने आंसर उसने करेक्ट किए, जितने क्वेश्चंस उसने रॉन्ग गैस किए हैं वो सारे रॉन्ग हैं। ठीक है, तो उसके टोटल स्कोर यानी कितने क्वेश्चंस उसने करेक्ट किए, अब उसका टोटल स्कोर 90 है। देखिए फर्स्ट मैंने कंसीडर किया कि करेक्ट आंसर जो है वो x है और इनकरेक्ट है y। अब टोटल क्वेश्चंस जो हैं यानी कि करेक्ट x इनकरेक्ट y इज इक्वल टू 120, फर्स्ट इक्वेशन। देन टोटल स्कोर उसने 90 करा है। अब देखिए ये जो उसने करेक्ट क्वेश्चन किए उनका स्कोर हो जाएगा और 1/4 इंटू वाई ये इनकरेक्ट का स्कोर हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो वो टोटल 90 स्कोर करता है। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम। सोल्व करने के बाद x इसको फर्स्ट कंसीडर किया मैंने, इसको सेकंड किया। सोल्विंग ऑन सोल्विंग x की वैल्यू आ जाएगी 96 एंड y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 24। x की वैल्यू 96 आ गई और y की वैल्यू 24 आ गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो करेक्ट क्वेश्चन किए उसने वो 96 है और जो गैस किए थे जो इनकरेक्ट है वो 24 है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका, फर्स्ट क्वेश्चन ये था इफ ऑल द क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग देन द हाउ मैनी क्वेश्चन डिड ही आंसर्ड करेक्टली, कितने क्वेश्चन का उसने करेक्टली आंसर दिया। तो मैंने आपको बताया
कि 96 जो है उसने करेक्ट क्वेश्चन किए, 24 उसने इनकरेक्ट किए जो गैस किए थे। तो इसमें आंसर जो आ जाएगा इसका वो 96 आ जाएगा। 96 क्वेश्चन जो है उसने सही किए। नेक्स्ट, हाउ मैनी क्वेश्चंस डिड ही गैस, गैस कर कितने किए, टोटल 120 है, 120 में 96 उसने करेक्ट किए, 24 उसने गैस किए। नेक्स्ट, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर 80 करेक्टली देन हाउ मैनी मार्क्स ही गोट, तो कितने मार्क्स गोट करेगा। अब इसमें देखिए इसका निकालते हैं हम, ये थर्ड पार्ट है इसका, मतलब 80 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए, 80 के लिए मार्क्स बन जाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 80, और बाकी जितने गैस किए थे उसने गैस कितने किए, 120 क्वेश्चन से 120 में 40 क्वेश्चंस जो है उसने गैस कर किए, उसके लिए 1/4 डिडक्ट होता है, 4 10 अब इसको सोल्व करेंगे हम, आ जाएगा 80 माइनस 10 इज इक्वल टू 70। इट्स मीन दैट देन हाउ मैनी मार्क्स ही गोट, तो इस कंडीशन में कितने मार्क्स गोट करेगा वो 70, जो मार्क्स आएंगे उसके वो 70 आएंगे। वो 80 क्वेश्चन करेक्ट करता है और रिमेनिंग क्वेश्चन बाय गैसिंग, और एंड गैस जो गैस करके क्वेश्चंस किए वो ऑल आर रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 4, इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग देन हाउ मैनी क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95, यानी कि 95 स्कोर करना है उसको, तो कितने क्वेश्चंस उसको करेक्ट करने होंगे, जितने गैस करके करता है वो सारे रॉन्ग हैं, और उसको जो है क्वेश्चंस करने हैं वो कितने क्वेश्चंस करेक्ट करेंगे 95 स्कोर हो जाए। मतलब इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग देन हाउ मेनी क्वेश्चंस अवॉर्डेड करेक्टली टू स्कोर 95 स्कोर करने के लिए उसे कितने क्वेश्चन करने होंगे। अब मैंने कहा करेक्ट जो क्वेश्चंस किए उसने वो एक्स किए, एक्स तो वो करेक्ट करता है, तो रॉन्ग कितने करेगा वो जो गैस करके किए 120 माइनस एक्स। अब जो स्कोर किया उसने, देखो ये जो स्कोर हो जाएगा करेक्ट क्वेश्चन का इंटू 1/4, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 95 स्कोर करता है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x माइनस के 1/4 120 माइनस माइनस प्लस x/4 इज इक्वल टू 90। अब इनको ऐड करेंगे हम, x 4 से काट देंगे, 4 3 12 30 आ गया, x प्लस x/4 95, ये माइनस 30 इधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव 30। एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 4, ये 4x प्लस x इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे हम, ऐड करेंगे तो 125, ये 5x इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई बाई 4, और वी कैन से x इज इक्वल टू 125/5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25, x इज इक्वल टू 100, यानी कि उसको 95 स्कोर करने के लिए 100 क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे। यानी कि जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर जो आएगा वो 100 आएगा। तो इस केस स्टडी में 4 क्वेश्चंस थे, हमने चारों के आंसर कर लिए। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी पर चलते हैं। केस स्टडी 2, अमित इज प्लानिंग टू बाई अ हाउस एंड अ लेआउट गिवन बिलो, यानी कि एक हाउस उसने प्लानिंग किया खरीदने का। द डिज़ाइन एंड द मेजरमेंट हैज़ बीन मेड सच दैट द एरिया ऑफ द 2 बेडरूम्स एंड किचन्स टुगेदर 95 स्क्वायर यूनिट, यानी कि 2 बेडरूम एंड किचन, जो किचन का 2 बेडरूम का जो एरिया है वो 95 स्क्वायर यूनिट है। अब 2 बेडरूम है, यानी कि बेडरूम 1 ये है एंड बेडरूम 2 ये है, और किचन, इन तीनों का जो एरिया है वो 95 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉर्म द लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। ठीक है, देखिए फर्स्ट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ बेडरूम। बेडरूम का एरिया कितना होगा, देखिए इसकी लेंथ जो है वो x है, ब्रेथ है 5, तो
एरिया एक रेक्टेंगल शेप में है, इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 5x बेडरूम 1 का, और बेडरूम 2 है, दोनों सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि फाइनली 1 का आ जाएगा बेडरूम्स का एरिया 10x मीटर स्क्वायर। ठीक है, किचन का एरिया फाइंड करेंगे। किचन के एरिया की लेंथ जो है वो y है और ब्रेथ जो है वो 5 है। किचन का एरिया आ जाएगा 5y मीटर स्क्वायर। अब किचन और बेडरूम का कंबाइन एरिया जो है यानी कि 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 95 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, फर्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन बनेगी, देखिए x प्लस 2 प्लस y इज इक्वल टू 15। देखो x प्लस 2 प्लस y इज इक्वल टू 15 और वी कैन से x प्लस y इज इक्वल टू 15 माइनस 2, x प्लस y इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास दो इक्वेशन निकल कर आ जाएंगी। एक आ जाएगी 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 95, या इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, इस इक्वेशन को इसको रिड्यूस कर दो, पूरी को 5 से डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को, ये हो जाएगी 2x प्लस का y इज इक्वल टू 5 1 जा 5 5 9 जा 45। ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब पहला क्वेश्चन ये था कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल फॉर दिस सिचुएशन। तो हमारे पास दोनों इक्वेशन बन के ये आ गई। पहली इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। जो लेआउट की आउटर बाउंड्री है उसकी लेंथ निकालनी है हमें। मतलब जैसे ये 15 है, ये 12 है, ये भी 15 होगी और ये 12 होगी। ठीक है, जो आउटर बाउंड्री है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 15 प्लस 15, 15 प्लस 15, 12 प्लस 12, 12 प्लस 12, 30 54। तो आउटर बाउंड्री की जो लेंथ होगी, ये जो आउटर बाउंड्री की लेंथ होगी लेआउट की, दैट इज 54 मीटर। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। लेआउट में ईच बेडरूम और किचन का एरिया हमें फाइंड करना है। अब देखिए ये हमारे पास बेडरूम है। अब बेडरूम का एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमें क्या ये x चाहिए, x कितनी होगी, किचन का एरिया फाइंड करने के लिए y चाहिए। तो हम x और y की वैल्यूज निकालते हैं जो इक्वेशन में फॉर्म करी है उनकी हेल्प से। इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को सोल्व किया हमने। सोल्व करने के बाद x की वैल्यू 6 मीटर आ गई और 7 मीटर आ गई। अब हमें बेडरूम का एरिया निकालना। बेडरूम क्या था, देखिए बेडरूम ये है 5 मीटर इसकी लेंथ है, ब्रेथ है, और ये x की वैल्यू जो आई है वो 6 आई है। तो 6 5 जा 30, लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ से कर देंगे क्योंकि जो एरिया है रूम का अब वो कितना आया था, देखो 5x बन के आया था। 5x रूम का एरिया 5x था, x के प्लेस पर 6 पुट कर देंगे, 6 5 30, एक रूम का 30 आ जाएगा। किचन का एरिया निकालेंगे। किचन के लिए देखो y की वैल्यू 7 आई है और y की मल्टीप्लाई करेंगे किचन के एरिया के लिए 5 से, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 7 35 मीटर स्क्वायर। तो किचन का एरिया आ जाएगा 35 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन ये था कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन द लेआउट। तो देखिए बेडरूम का जो एरिया होगा दैट इज 30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और किचन का जो एरिया होगा वो 35 मीटर स्क्वायर। ये किचन का एरिया आ जाएगा, ये रूम का ईच रूम का एरिया फाइंड होके आ जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट। अब लेआउट में जो लिविंग रूम है ये, इस लिविंग रूम का एरिया हमें फाइंड करना है। अब लिविंग रूम का एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए पहले तो हम इतने पोर्शन का एरिया फाइंड करते हैं। ये इसके लिए ये जो लेंथ होगी वो यहाँ से ये लास्ट तक होगी। तो y हमने 7 फाइंड करी है, तो ये पूरी जो हो जाएगी 7 प्लस 2 ये 9 आ जाएगी। 7 प्लस 2 जो होगी वो 9 हो जाएगी। यहाँ से ये पूरी यहाँ तक 9 कंप्लीट। एंड ये जो ब्रेथ है, ब्रेथ यहाँ से यहाँ तक होगी, यानी कि 5 प्लस 2 7, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 7, ये एरिया आ जाएगा इतने पोर्शन का। अब हम ये वाला जो पोर्शन बचा इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे। तो इसके लिए x मल्टीप्लाई बाई 2, तो प्लस करेंगे तो 2 तो आगे ब्रेथ और x की वैल्यू हमने फाइंड करी है 6।
ये आ जाएगा 7 9 ज़ा 63 प्लस 6 2 ज़ा 12, एन को ऐड करेंगे तो 75 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो लिविंग रूम है, लिविंग रूम का एरिया फाइंड होकर आ जाएगा 75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लिविंग रूम का जो एरिया होगा। नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेआउट टाइल्स इन द किचन एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर। तो किचन में जो टाइल्स लगनी है 50 रुपी पर मीटर स्क्वायर से, तो उसका कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ लेइंग टाइल्स की। अब हमने जो एरिया फाइंड किया था किचन का एरिया फाइंड किया था 7 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि 35। ठीक, 35 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है। तो मल्टीप्लाई करके कॉस्ट हमारी फाइंड होकर आ जाएगी 0 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 17, 1750 रुपीज़ जो कॉस्ट होगी लाइंग टाइल्स की, यानी किचन में जो नीचे टाइल्स लगेंगे उनकी जो कॉस्ट होगी 1750 रुपीज़ होगी। तो मतलब इसकी जो कॉस्ट आ जाएगी निकल के 1750 रुपीज़। अब जो क्वेश्चन गिवन थे इसमें 5 क्वेश्चन के 5 के हमने आंसर निकाल दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ, केस स्टडी 3। इट इज कॉमन दैट गवर्नमेंट रिवाइज ट्रेवल फेयर्स फॉर द टाइम टू टाइम based on the various factors such as inflation, general increase in prices and a fall in the purchasing value of money on the different types of vehicles like auto rickshaw, taxi, radio cab, etc. The auto charges in a city comprise of a fixed charge together with the charge for the distance covered. स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन, यानी कि चार्जेस हैं किसी भी व्हीकल के, यानी कि ऑटो वगैरह के, एक तो फिक्स चार्ज, उसमें पहले तो फिक्स चार्ज है, उसके बाद जो सेकंड चार्ज होता है वो चार्ज पर किलोमीटर कितने डिस्टेंस कवर करता है कोई पैसेंजर, उसके अकॉर्डिंग उसको पे करना होता है। और फिक्स चार्ज तो उसको पे करना ही होता है, चाहे वो एक डिस्टेंस 1 किलोमीटर कवर करे, 2 किलोमीटर करे या 20 किलोमीटर करे, एक फिक्स चार्ज जो है वो फिक्स कर दिया गया है, वो पे करना ही है। अब देखिए, नेम द सिटी ए में डिस्टेंस ट्रेवल 10 किलोमीटर, अमाउंट पेड 75 रुपीज़। डिस्टेंस किलोमीटर में 10 किलोमीटर का मीनिंग ये हुआ कि 10 किलोमीटर तो डिस्टेंस कवर करी, इसमें 2 चार्ज इंक्लूड है, एक फिक्स चार्ज और एक चार्ज पर किलोमीटर, 75 रुपीज़ पे करता है। इसी तरह से वेयर एज दूसरी कंडीशन में 15 किलोमीटर के लिए 110 रुपीज़। सिमिलरली सिटी बी के लिए 8 किलोमीटर कवर करता तो 91 रुपीज़, 14 किलोमीटर कवर करता है तो 145 रुपीज़। इसमें 2 चार्ज इंक्लूड है, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। सिचुएशन 1, इन अ सिटी ए फॉर जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर, यानी कि इस चीज़ को समझाया गया है। रेफर टू सिचुएशन 1, इन द फिक्स चार्ज ऑफ ऑटो रिक्शा इज ₹X एंड द रनिंग चार्ज ₹by किलोमीटर पर आवर। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द सिचुएशन। अब इसके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। अब देखो, फर्स्ट सिचुएशन में X रुपीज़ तो चार्ज ही पे करना ही है, तो पहली कंडीशन में वो 10 किलोमीटर चलता है, तो 10 किलोमीटर एक चार्ज ही हो गया। टोटल जो पे किया उसने वो 75 रुपीज़ पे किए। इसी तरह से दूसरी कंडीशन में 15 किलोमीटर चला वो, X प्लस 15Y, और चार्ज पे किया इस कंडीशन में उसने 110 रुपीज़। अब इनमें से चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, x प्लस 10y इज इक्वल टू 110, गलत हो गया, पहली इक्वेशन ये नहीं होने की। x प्लस 10y इज इक्वल टू 75, x प्लस 15y इज इक्वल टू 110, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इसका वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, द अमाउंट ही हैज़ टू पे। अब कितनी अमाउंट पे करनी होगी? अब इसके लिए क्या करेंगे, जो 2 इक्वेशन हमने बनाई है उन दोनों को सोल्व कर हम x और y की वैल्यूज़ निकालेंगे। x और y की वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी, तो x की वैल्यू जो होगी वो फिक्स चार्ज हो जाएगी और y की वैल्यू होगी चार्ज पर किलोमीटर, और हम इसको फाइंड कर लेंगे। अब उन इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। अब इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं इलिमिनेशन मेथड से कर देंगे। इसको सोल्व देखिए, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस का 5y
110 में से 75 घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 735। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो -35 अपॉन -5, y इज इक्वल टू जा जाएगा वो 7 आ जाएगा। चार्ज पर किलोमीटर 7 रुपीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू y की, तो x + 10 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 75, या वैल्यू आ जाएगी 75 - 70 इज इक्वल टू 5। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 रुपीज़ आ जाएगी। अब क्वेश्चन ये था कि 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी एक पर्सन ने, तो कितना अमाउंट पे करना होगा उसको। अमाउंट पे करने के लिए जो 5 रुपीज़ फिक्स चार्ज आया वो तो पे करना ही है उसको, 7 रुपये पर किलोमीटर की एवरेज से ये पे करना है उसको। तो ये आ जाएगा चार्ज इसका। हम जो इसको करेंगे तो 7 × 5 = 35, इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी +5, यानी कि 355 रुपीज़। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 355 रुपीज़ उसको पे करने होंगे 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। अब सिचुएशन सेकेंड, व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो कितना पे करना होगा। तो पहले सिचुएशन से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उसके बाद उनको सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे। देखिए सेकेंड सिचुएशन में गिवन है 8 किलोमीटर के लिए 91 रुपीज़ पे करने होते हैं। अब देखिए इसमें मैंने एक चार्ज माना, ये फिक्स चार्ज है और ये चार्ज पर किलोमीटर है। तो पहले केस में वो 8 किलोमीटर चलता है, तो फर्स्ट इक्वेशन बन के आ जाएगी x + 8y इज इक्वल टू 91। सिमिलरली दूसरी कंडीशन में वो 14 किलोमीटर चला तो 145 रुपीज़ पे किए, x रुपीज़ तो फिक्स चार्ज हो गया, 14y इज इक्वल टू 145 रुपीज़। अब इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 8y में से -14 माइनस कर देंगे, -6y आ जाएगा। अब हम 5 में से इसको माइनस करेंगे, 145 में से 91, 4, 14 में से आ जाएगा 5, 54 माइनस का। y की जो वैल्यू आएगी -54 अपॉन -6 और y इज इक्वल टू आ जाएगा 9, y विल बी 9, y जो होगा वो 9 होगा। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x + 8 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 91, x इज इक्वल टू 91 - 9 8 = 72। x की जो वैल्यू आ जाएगी फाइंड होकर 972 माइनस करेंगे, 11 में से 2 जाएगा, 9 बच जाएगा, और ये 8 में से 7 जाएगा 1। तो 90 रुपीज़ जो होगा फिक्स चार्ज होगा, 9 रुपये किलोमीटर पर आवर की एवरेज से उनको पे करने होंगे पर किलोमीटर के एवरेज से। क्वेश्चन ये था कि व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो कितना पे करना होगा उसको, ये हमें देखना था। अब इसके लिए देखिए हमने फाइंड करा फिक्स चार्ज तो 19 रुपीज़ है ही, प्लस वो 30 किलोमीटर चलता है और 1 के लिए 9 रुपीज़ पे करने होते हैं। तो 19 + 270 यानी कि 289, उसको जो पे करना होगा वो 289 रुपीज़ पे करने होंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 289 रुपीज़। नाउ 4 क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ लीनियर लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेट आर इन सिचुएशन सेकेंड। ठीक है, अब ये बताना है कि ये जो ग्राफ है, ये जो लीनियर इक्वेशन बन के आई है हमारे पास, ये जो मैंने बनाई थी पहली इक्वेशन, ये इनमें से किस इक्वेशन की है। अब इसके लिए कंडीशन ये होती है जो कोऑर्डिनेट गिवन है इनकी, इसमें इक्वेशन में पुट करके देख लेंगे। जैसे पहली इक्वेशन हमारे पास ये थी x + 8y इज इक्वल टू 91। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो है ये 20,25 आ रहे हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 20,25। अगर यहाँ पर 20,25 पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस इक्वेशन को, तो मतलब ये ग्राफ नहीं है। इसी तरह से ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसी तरह से ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। बस जो ग्राफ जो थर्ड है, थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन के जो कोऑर्डिनेट है वो ही सेटिस्फाई करेंगे इन इक्वेशंस को। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो थर्ड करेक्ट आ जाएगा। ओके, विल सी द केस स्टडी ऑफ लेसन नंबर 6 क्लास 10th मैथ सिमिलर ट्रायंगल। इन द लास्ट 3 videos we have seen the case studies of lesson number 1, lesson number 2 and lesson number 3. Those are coming in the first term of class 10th math. Now the case study first of similar triangle. Vijay is trying
टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ अ टावर नियर हिज हाउस। इनके विजय एक टावर है उससे घर के बराबर में, उसकी एवरेज हाइट फाइंड करना चाहता है। ही इज़ यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। द हाइट ऑफ विजय's हाउस इज 20 मीटर when विजय's हाउस कास्ट अ शैडो ऑफ 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। यानी कि 20 मीटर हाइट है तो उस टाइम पर जो है उसकी शैडो 10 मीटर होती है। एट द सेम टाइम द टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। और उस वक्त जो है वो टावर की शैडो जो है वो 50 मीटर लॉन्ग है ग्राउंड पर। एंड द हाउस ऑफ अजय कास्ट अ शैडो ऑफ 20 मीटर शैडो ऑन द ग्राउंड। जो अजय है उसका जो हाउस है उसके हाउस की जो शैडो होती है उस टाइम पर वो 20 मीटर होती है अजय के हाउस की, ठीक है। और विजय के जो हाउस है वो 20 मीटर लॉन्ग है और तो उसकी शैडो जो है वो 10 मीटर होती है, ठीक। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं हम, इस केस स्टडी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हम हाइट फाइंड करेंगे। देखिए विजय का जो हाउस है उसकी जो हाइट है वो 20 मीटर है, शैडो 10 मीटर है। सेम टाइम जो टावर है उसकी हाइट मैंने h मानी, उसकी शैडो 50 मीटर है। अब ये दोनों जो ट्राइंगल बन रहे हैं ये सिमिलर होंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी। यानी कि 20/h इज इक्वल टू होगा 10/50। 10 1 जा 10, 10 5 जा 50, या h इज इक्वल टू 25 जा 100। नहीं, टावर की जो हाइट होगी वो उस टाइम पर 100 मीटर होगी। इट्स मीन दैट ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। टावर की जो हाइट आएगी उस टाइम पर वो 100 मीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर व्हेन द विजय's हाउस कास्ट अ शैडो ऑफ 12 मीटर। जब विजय के हाउस की जो शैडो है वो 12 मीटर है तो उस कंडीशन में लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ टावर, तो टावर के शैडो की लेंथ कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। विजय के हाउस की जो हाइट है वो 20 मीटर है और उसकी शैडो 12 मीटर है। टावर की हाइट हमने फाइंड करी 100 मीटर, तो इसकी शैडो की लेंथ फाइंड करेंगे हम। अब इसमें क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बनाएंगे हम। 20/100 इज इक्वल टू 12/x। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 12 5 जा 60 मीटर। यानी कि उस टाइम पर जब विजय के हाउस की शैडो 12 मीटर होगी तो टावर की जो शैडो होगी वो 60 मीटर लॉन्ग होगी। ओके, इट्स मीन दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ अजय's हाउस। अजय के हाउस की हाइट क्या होगी। तो हमने ये पढ़ा था जब विजय के हाउस की हाइट 20 मीटर है तो उसकी शैडो 10 मीटर है और जो अजय का हाउस है उसकी शैडो जो है वो 20 मीटर है, ठीक है। अब हमें अजय के हाउस की शैडो निकालनी है कि अजय के हाउस की शैडो क्या होगी। देखिए मैंने ये बनाया कि 20 मीटर हाइट है विजय के हाउस की तो शैडो 10 मीटर है। h मीटर हाइट है अजय के हाउस की तो उसकी शैडो 20 मीटर है, तो हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा 20/h इज इक्वल टू होगा 10/20। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इस तरफ कर देंगे 1 से h आ जाएगा और 20 की 2 से कर देंगे 40 मीटर। जो हाइट होगी इसकी वो 40 मीटर होगी, यानी कि हाइट ऑफ अजय's हाउस इज 40 मीटर। यानी कि इसका जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अजय's हाउस। अगर टावर की हाइट 40 मीटर है तो अजय के हाउस की शैडो कितनी होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अब हम देखिए मैंने 100 मीटर हाइट टावर है उसकी शैडो 40 मीटर है। अजय के हाउस जो है उसकी हाइट हमने 40 मीटर फाइंड की थी क्वेश्चन नंबर 3 में, उसकी शैडो हमें x निकालनी है। तो 100/40 इज इक्वल टू होगा
40 अपॉन एक्स। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए हम 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 40 अपॉन एक्स। दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x इज इक्वल टू 80 और x इज इक्वल टू 80 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे 16। तो जो अजय के हाउस की जो शैडो होगी इस कंडीशन में 16 मीटर होगी। इट्स मीन दैट क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 40 मीटर, अगर टावर की शैडो 40 मीटर है, सेम टाइम व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ विजय's हाउस। तो विजय के हाउस की शैडो क्या होगी? अब विजय के हाउस की शैडो निकालेंगे हम। टावर की जो शैडो 40 मीटर है, तो हाइट हमने टावर की 100 मीटर फाइंड की थी, और जो विजय का जो हाउस है उसकी जो हाइट है वो 20 मीटर, हमें शैडो की लेंथ निकालनी है। अब ये होगा 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू 40 अपॉन एक्स। तो 20 से काटेंगे 25 ज़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू आ जाएगी 40 अपॉन 5, 5 8 ज़ा 40, x इज इक्वल टू 8 मीटर। यानी कि जो शैडो होगी विजय के हाउस की वो 8 मीटर लॉन्ग होगी, व्हेन द शैडो ऑफ द टावर इज 40 मीटर लॉन्ग। इट्स मीन दैट द डी ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज करेक्ट। तो अब ये केस स्टडी 1 थी सिमिलर ट्राइंगल की जो हमने कर ली। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। केस स्टडी 2, रोहन वांट्स टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉन्ड ड्यूरिंग the visit to his native. He makes point A and B on the opposite edges of a pond as shown in figure below. देखिए पॉइंट A और B दोनों अपोजिट जो है दो पॉइंट्स बनाए पॉन्ड के अपोजिट साइड्स में। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ही मेक्स अ राइट एंगल ट्राइंगल यूजिंग रोप कनेक्टेड B with an other point C. B से C तक कनेक्ट किया, R at a distance of 12 मीटर, connected C to D at a distance of 40 मीटर from C and the connected D to A which is R at a distance of 30 मीटर from D such that angle ADC is 90 degree. Question number 1, which property of geometry will be used to find the distance AC? AC डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। देखिए जब ये राइट ट्राइंगल बन रहा है तो इसके लिए वी विल यूज़ पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा इसका वो करेक्ट होगा। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ AC? अब AC की डिस्टेंस क्या होगी ये हम फाइंड करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। केस स्टडी 2 में देखिए ये राइट ट्राइंगल बनना है ADC, तो एंगल D जो है वो राइट एंगल है, इसके सामने वाली साइड AC जो होगी वो हाइपोटेनियस होगी, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब AD की वैल्यू पुट कर देंगे 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर करेंगे इट इज़ 900, 40 का स्क्वायर करेंगे 1600, यानी कि 2500 AC स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है AC इज इक्वल टू √2500। इसके फैक्टर करेंगे हम 2500 के 25 50 इंटू 50, यानी कि AC फाइंड होकर आ जाएगी। AC जो होगी दैट इज 50 मीटर। तो लेंथ AC फाइंड होकर आ जाएगी वो 50 मीटर होगी, यानी कि अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ AC, तो AC का ए ऑप्शन सही आ जाएगा 50 मीटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पाइथागोरस ट्रिपलेट? इनमें से कौन सा है जो पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब इसको चेक करते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन गिवन है,
तो देखो इनको चेक करेंगे, 7 और 24 का जो स्क्वायर करेंगे वो 25 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। 8 और 15 का जो स्क्वायर होगा 17 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। 5 और 12 का जो स्क्वायर होगा 13 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। 21 और 20 का जो स्क्वायर होगा वो 28 के स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा, यानी कि इसका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, यानी कि ये जो नंबर होंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉर्म नहीं करेंगे। अब उसके बाद ये तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, हमें ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। ए बी ये है, ए बी की लेंथ कैसे निकालेंगे, ए सी जो फाइंड की हमने, ए सी में से बी सी को माइनस करेंगे। ए सी फाइंड की थी मैंने 50, हमने 50 फाइंड की, 50 में से 12 माइनस कर देंगे तो 38 आ जाएगा। तो लेंथ जो होगी वो ए बी की जो लेंथ होगी दैट इज़ 38 मीटर, 38 मीटर की लेंथ होगी ए बी की। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेंथ ऑफ रोप यूज्ड, जो रोप यूज़ की गई है उसकी लेंथ क्या होगी। अब उसकी लेंथ फाइंड करते हैं हम। रोप की लेंथ देखिए ये 30 मीटर, ये रोप लगी है 40 मीटर, 30 प्लस 40 70, 70 में 12 प्लस कर देंगे हम 82 मीटर। जो लेंथ ऑफ रोप होगी जो यूज्ड हुई है इस ट्राइंगल में दैट इज़ 82 मीटर। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं हम, देखिए ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट होगा। ओके, हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल सी द केस स्टडी ऑफ लेसन नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेसन नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की केस स्टडीज़ देखेंगे। द केस स्टडी फर्स्ट, इन ऑर्डर टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर स्कूल, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, यानी कि लाइन जो हैं वो 1 मीटर ईच के डिस्टेंस पर चॉक पाउडर से बनाई गई हैं। इन आ रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड ABCD, देखिए रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड है ये ABCD, ये चॉक पाउडर से लाइन बनाई गई हैं और इनके जो दो कंसेक्यूटिव लाइंस हैं उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, देखिए AD के अलोंग, जो AD है AD के अलोंग 100 फ्लावर पॉट्स रख दिए गए हैं और ईच फ्लावर पॉट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द अदर, यानी कि दो कंसेक्यूटिव फ्लावर पॉट्स के बीच के डिस्टेंस 1 मीटर है। टोटल 100 फ्लावर पॉट्स है, इट्स मीन दैट्स द लेंथ ऑफ AD इज़ 100 मीटर, जो AD की लेंथ है वो 100 मीटर है। एज शोन इन गिवर बिलो, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, देखिए निहारिका रन करती है सेकेंड लाइन में रन करती है और AD का 1/4 रन करती है और एक ग्रीन कलर का फ्लैग पोस्ट कर देती है। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, वो 8वीं लाइन में रन करती है और वो 1/5 रन करती है AD का और वो रेड कलर का फ्लैग पोस्ट कर देती है। ये केस स्टडी है और इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग, जो ग्रीन फ्लैग है उसकी पोजीशन फाइंड करनी है। अब ग्रीन फ्लैग जो है वो निहारिका पोस्ट करती है सेकेंड लाइन में, देखिए सेकेंड लाइन में रन करती है, तो एक्स एक्सिस पर तो हम तो 2 चले और 1/4 ऑफ AD का 1/4, यानी कि 1/4 AD मीन्स AD है दैट इज 100 मीटर, तो 1/4 मीन्स यू विल डिवाइड इट बाय 100, इट इज़ 25। इट्स मीन दैट जो ग्रीन कलर का फ्लैग है उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 2,25 होंगे, यानी ग्रीन कलर के फ्लैग के जो कोऑर्डिनेट है वो 2,25 है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इसका 2,25, फर्स्ट ऑप्शन इसका मिल गया, तो देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग इज 2,25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग। अब रेड फ्लैग की पोजीशन फाइंड करनी है हमें, तो रेड फ्लैग को देखते हैं हम। देखिए रेड फ्लैग प्रीत रन करती है 8 लाइन में, यानी कि 8वीं लाइन में रन करती है
और वो AD का 1/5, AD का 1/5, यानी कि 8 लाइन का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 8 हो गया, और 1/5 ऑफ AD, 1/5 ऑफ AD, AD का 1/5 कितना हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे यानी कि 20। तो कोऑर्डिनेट जो होंगे रेड कलर के फ्लैग के वो होंगे 8,20। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं हम। तो ऑप्शन है 8,0, 20,8, 8,20, 8,0.2, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 8,20। तो कोऑर्डिनेट ऑफ रेड फ्लैग इज 8,20। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ग्रीन कलर का फ्लैग है उससे कोऑर्डिनेट लिखेंगे और रेड कलर के फ्लैग के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, उनके बीच के डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। ग्रीन कलर का जो फ्लैग है उसके कोऑर्डिनेट हैं 2,25, रेड कलर के 8,20। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि GR, मैंने G डिनोट करा है, G डिनोट कर रहा है ग्रीन फ्लैग को, R डिनोट कर रहा है रेड फ्लैग को। अब हम GR फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करा मैंने, x टू 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। अब सोल्व करते हैं, देखिए इसको, 8 - 2 6 का स्क्वायर एंड 20 - 5 -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इनको ऐड करेंगे हम तो 61। तो दोनों फ्लैग यानी कि रेड और ग्रीन कलर के फ्लैग के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो √61 होगी। अब ऑप्शन चेक करते हैं इसका। ऑप्शन है इसके √41, √11, √61 और √51, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इसका। इनके सी ऑप्शन कहेंगे इसको हम, √61 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आंसर जो होगा इसका, दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो √61 होगी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining two flags, where should she post her flag। यानी कि दोनों फ्लैग जो ग्रीन कलर का रेड कलर का फ्लैग है उनके बीच में रश्मि को एक ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करना है। यानी कि ये ग्रीन कलर का फ्लैग है और ये रेड कलर का फ्लैग है, ये इनको ज्वाइन कर रही है लाइन, तो इनके बीच में रश्मि को एक ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करना है। उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर कर जो कोऑर्डिनेट आएंगे उस पॉइंट पर रश्मि को ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करना होगा। अब हम फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग। कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग, अब इसके लिए हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। x1 2 है और x2 8 है, y1 5 है और y2 2 है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, 2 + 8 अपॉन 2, y1 25 सॉरी एंड y2 20, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, इट इज़ 10/2, 5 आ जाएगा, इट इज़ 45/2, 45/2, 45 को आप 2 से डिवाइड करोगे, कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे 5,22.5, यानी कि फिफ्थ लाइन में उसको 22.5 डिस्टेंस कवर करनी होगी AD की। उस जगह पर उसको ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करेगी, तो वो जो ब्लू कलर का फ्लैग होगा वो रेड और ग्रीन कलर के फ्लैग के बीच का मिड पॉइंट होगा। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं हम। ऑप्शन है 5,22.5, 10,22, 2,8.5, 2.5, 20, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका, ए ऑप्शन करेक्ट होगा 5,22.5। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ जोय हैज़ टू पोस्ट अ फ्लैग at 1/4 distance from the green flag in the line segment joining the green and red flags, यानी कि ग्रीन और रेड फ्लैग को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसे 1/4 पर उसके एक फ्लैग पोस्ट करना है, ठीक है। देन वेयर शुड ही पोस्ट हिज फ्लैग, तो
तो उसे अपना फ्लैग कहाँ पोस्ट करना होगा। जी के कोऑर्डिनेट 2,25 यानी कि ग्रीन कलर के फ्लैग के, और रेड कलर के फ्लैग के कोऑर्डिनेट है 8,20। अब ग्रीन फ्लैग से 1/4 के रेशियो पर, यानी कि पॉइंट ले लिया मैंने, इसका 1:3 के रेशियो में, टोटल 1/4 पार्ट हो जाएगा ये 1:3 के रेशियो में। m1 रेशियो m2 बन जाएगा 1:3। हमें p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे इसकी, m1 1, x2 8 + m2 3, x2 2 अपॉन 1 + 3। नेक्स्ट m1 1, y2 20 + m2 3 एंड y1 25 अपॉन 1 + 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बन के 8 + 6 14/4 एंड इट इज़ 95/4। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 3 = 12 एंड 4 5 = 20। इट इज़ 4 2 = 8 एंड 1 कैरी 15 हो गया, 15 4 3 = 12 एंड 4 3 = 12, 4 2 = 8 एंड 4 5 = 20। ये बन के आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये आया 3.5, 2.32 23.25। इसको अप्रोक्स अगर मैं लिखूं तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि 23 को 24 कर सकता हूँ, मैं इसको 24 लिख सकता हूँ। यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो p के जो कोऑर्डिनेट आएंगे मैं इसको अप्रोक्सीमेटली कंसिडर कर सकता हूँ 3.5, 24 जो कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट p के, जहाँ पर फ्लैग पोस्ट करना है 1:4 के रेशियो में, 1:3 के रेशियो में, उसके कोऑर्डिनेट 3.5, 24 होंगे। अब हम चेक करते हैं इसका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन 3.5, 24 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा 3.5, 24। ओके। केस स्टडी 2, हम सेकंड केस स्टडी देखेंगे। सेकंड केस स्टडी है द क्लास 10th स्टूडेंट्स स्कूल in Krishnanagar have been allotted a rectangular plot of land of their gardening activities. Sapling of gulmohars are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. यानी कि ये सैपलिंग यानी बाउंड्री पर लगाए गए हैं, गुलमोहर के सैपलिंग 1 मीटर के डिस्टेंस पर हैं। There is a triangular grassy lawn in the plot as shown in the figure. The students are to show seeds of following plants on the remaining area of the plot. अब देखो ये फिगर गिवन है। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन है टेक ए एज ए सेंटर, ए एज ए ओरिजिन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब हमें ए को ओरिजिन कंसिडर कर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो ए ओरिजिन है, हम चलेंगे इस तरफ 4 आएगा, ये 4 हो गया, एक्स एक्सिस पर 4, वाई पे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे पास बन के 1 2 3 4 5 6 4,7। तो पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 4,6 होंगे, 4,1 2 3 4 5 6, ठीक है 4,6। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा 4,6। सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ आर इफ सी इज अ सेंटर। सी सेंटर है तो हम आर की कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। पहले हम एक्स एक्सिस पर चलेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चलिए। अब नीचे की तरफ चलेंगे, देखिए हम ऐसे 1 2 3 10,3 जो कोऑर्डिनेट इसके बन के आ रहे हैं, आर के कोऑर्डिनेट वो आ रहे हैं 10,3 यानी कि सी ऑप्शन जो होगा इसका वो करेक्ट होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इफ सी इज़ द ओरिजिन। सी ओरिजिन है तो क्यू के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे, क्योंकि आर तक 10 आ गया था, 11, 12, 13। एक्स एक्सिस पर हम चलेंगे 11, 12, 13 एंड वाई एक्सिस पर देखेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 13, 6। इसमें ऑप्शन तलाश करेंगे, देखिए हम तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन में क्या होगा, इससे कोऑर्डिनेट होंगे 13, 6। अब देखिए इस केस स्टडी में ये 3 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो सिलेबस में नहीं है। तो आपकी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की केस स्टडी हैं 2, ये हमने इस वीडियो में कर ली। लेसन नंबर 15 प्रोबेबिलिटी क्लास 10th मैथ्स। लेसन नंबर 15 इज़ द लास्ट लेसन ऑफ क्लास 10th मैथ्स NCERT। तो ये आप मत समझना कि लास्ट लेसन है, ये टर्म फर्स्ट में नहीं आ रहा। लेसन नंबर 15 जो है वो टर्म फर्स्ट के सिलेबस में ही है। अब इसकी केस स्टडी देखेंगे हम। केस स्टडी 1। ऑन अ वीकेंड रानी वाज प्लेइंग कार्ड्स विद हर फैमिली। द डेक हैज़ 52 कार्ड्स इफ़ हर ब्रदर ड्रू 1 कार्ड। 52 कार्ड्स होते हैं, एक कार्ड जो है वो गिर गया। अब इसके क्वेश्चंस गिवन हैं प्रोबेबिलिटी के, इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे केस स्टडी के। बट इससे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कार्ड्स कितने होते हैं, कितने कलर के होते हैं, कितने शूट्स के होते हैं। पहले मैं आपको कार्ड्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ कि टोटल कार्ड्स जो होते हैं डेक के अंदर 52 होते हैं। 2 कलर के होते हैं, रेड और ब्लैक। 26 कार्ड जो होते हैं वो रेड होते हैं और 26 कार्ड ब्लैक होते हैं। अब रेड जो होते हैं वो 2 शूट के होते हैं, 2 ही शूट के ब्लैक होते हैं। टोटल 4 शूट होते हैं डेक के अंदर और एक शूट के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं। यानी कि रेड कलर के जो 2 शूट हैं वो डायमंड, उसमें 13 कार्ड होंगे। दूसरा है हार्ट, उसमें 13 कार्ड होंगे। ब्लैक कलर के 2 शूट है स्पेड, उसमें 13 कार्ड होंगे। क्लब, उसमें 13 कार्ड्स होंगे। यानी कि एक शूट के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं। पूरी डेक के अंदर 4 शूट्स होते हैं। देयर आर 52 कार्ड्स इन अ डेक। और वो कार्ड होते क्या हैं, उन कार्ड होते हैं वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैक, किंग, क्वीन एंड एस। यानी कि ये 13 कार्ड्स डायमंड में भी होंगे, हार्ट में भी होंगे, स्पेड में भी और क्लब में भी। यानी कि एक जैसे 2 के जो है टोटल कार्ड 4 जो होंगे वो 4 होंगे। इसी तरह से 3 के 4 होंगे, मतलब एक 2 डायमंड में होगा, एक 2 हार्ट में होगा, एक स्पेड में और एक क्लब में। इसी तरह से 3, 4, 5। अब ये 3 जो है जैक, किंग एंड क्वीन, ये फेस कार्ड कहलाते हैं। इनको कहते हैं फेस कार्ड। तो एक शूट के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं। यानी कि 3 फेस कार्ड होंगे डायमंड के, 3 हार्ट के, 3 स्पेड के, 3 क्लब के। यानी कि देयर आर 12 फेस कार्ड इन द डेक। इसी तरह से हम देखें ये ए डिनोट करता है एस को। अब एस एक डायमंड के अंदर होगा, एक हार्ट के, एक स्पेड के और एक क्लब के। यानी कि टोटल जो होंगे वो 4S होंगे। इसी तरह से 4 10 होंगे, 4 9 होंगे। अब जो क्वेश्चन केस स्टडी के गिवन है उनको हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। कि रेड कलर के किंग की गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब रेड किंग कितने होते हैं डेक के अंदर, 2 शूट यानी डायमंड और हार्ट, ये रेड कलर के होते हैं। तो एक शूट के अंदर एक किंग है तो 2 शूट के अंदर 2 किंग हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला जो होता है वही टोटल आउटकम्स। टोटल तो 52 कार्ड्स हैं और 2 जो है वो रेड कार्ड हैं। जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इसकी 1/26। जो प्रोबेबिलिटी होगी वो रेड किंग की वो 1/26 होगी। देखिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम। देखिए एक शूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, 4 शूट होते हैं, यानी कि टोटल जो होंगे फेस कार्ड वो 12 होंगे। 12/52। इसको 4 से काटेंगे, 4 3 = 12 और 4 1 = 4, 4 3 = 12, 3/13। तो फेस कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 3/13 होगी। ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन इसका डी जो होगा वो
करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट, मतलब हर हार्ट शॉट का जैक गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए हार्ट एक शॉट होता है, इसके अंदर एक जैक होगा, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/52 होगी, यानी कि रेड कलर जैक ऑफ हार्ट जो होगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/52। इसमें ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा 1/52। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे हम। टोटल 52 तो रहेगा नीचे। अब रेड फेस कार्ड देखेंगे। देखिए दो शूट होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, डायमंड और हार्ट। एक शूट के अंदर 3 कार्ड्स होते हैं, तो दो शूट के अंदर 6 कार्ड होंगे, देखिए 6/52। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। जो प्रोबेबिलिटी होगी रेड फेस कार्ड की वो 3/26 होगी। रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 3/26 होगी। 5, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। अ स्पेड यानी कि स्पेड का कार्ड गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं हम। स्पेड देखिए एक शूट है, इसके अंदर 13 कार्ड होंगे, 13/52। इट्स मीन दैट इसको हम सोल्व करेंगे तो 1/4। जो प्रोबेबिलिटी होगी वो स्पेड की वो 1/4 होगी, यानी कि 5 का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब ये केस स्टडी 1 हमने इसके सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हम जो है नेक्स्ट केस स्टडी पर चलते हैं। केस स्टडी 2, राहुल एंड रवि प्लान टू प्ले बिजनेस बोर्ड गेम इन विच दे वर सपोज टू यूज़ 2 डाइस। वो 2 डाइस को यूज़ कर रहे हैं। अब जब ये 2 डाइस को यूज़ करेंगे, 2 डाइस को जब एक साथ थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे। तो यानी कि एक डाइस को एक दफ़ा थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स जो होते हैं वो 6 होते हैं, और दूसरे को करेंगे 2 को करेंगे तो कितना आ जाएंगे, टोटल आउटकम्स जो होंगे वो 36 होंगे। तो 2 डाइस को जब एक साथ थ्रो करेंगे तो उस कंडीशन में टोटल आउटकम्स क्या होंगे, उनका सैंपल स्पेस क्या होगा, यानी कि जो इवेंट्स आएंगे उनकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी। वो पहले हम वो सैंपल स्पेस बनाते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस बेस्ड हैं इस केस स्टडी पर उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। टोटल पॉसिबिलिटीज़ का मैंने सेट बनाया। पहले डाई पर 1 आया तो दूसरे पे 1 आया, पहले पे 1 आया तो दूसरे पे 2 आ सकता है, पहले पे 1 है दूसरे पे 3 है, इस तरह 4 5 6। फर्स्ट डाई पर 2 है तो दूसरे सेकंड 1 पर 1 है, दोनों पे आ जाएगा, फर्स्ट पे 2 तो सेकंड पे 2, ऐसे 2,3 2,4 2,5 2,6। देयर आर 36 पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पर 36 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अब इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1, रवि गोट फर्स्ट चांस टू रोल द डाइस। What is the probability that he got the sum of the 2 numbers appearing on the top of the face of the die is 8। यानी कि दोनों नंबर जो आए हैं डाई के ऊपर उन दोनों नंबर का सम 8 है, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सम 8 के लिए देखो टोटल आउटकम्स जो होंगे वो 36 होंगे। अब इनमें से हम उन आउटकम्स को सिलेक्ट करेंगे जिन पे डाई पे जो नंबर आ रहे हैं उन दोनों का सम 8 है। अब देखिए पहला तो इसमें यह आएगा 2,6 2 + 6 8 होगा। सेकंड वन 3,5 4,4 5,3 एंड 6,2। देखिए 5 ही इवेंट ऐसे होंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 जिनका सम 8 आएगा। तो सम 8 आने के यानी कि दोनों डाई पर जो नंबर आए उन दोनों नंबर का जो सम होगा वो 8 होगा। वो 5 इवेंट होंगे 5/36, ठीक है। इट्स मीन दैट बी ऑप्शन जो होगा इसका वो करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, राहुल गोट नेक्स्ट चांस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपेयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज 13। कि सम जो आए डाइस के ऊपर उनका सम 13 होना चाहिए, यानी सम 13 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी।
सम 13 के लिए टोटल आउटकम से मैंने 36 लिखे। अब ये इवेंट आपको गिवन है, इन इवेंट में से आपको कोई इवेंट सिलेक्ट करना है जिन दोनों नंबर का, जो जिन इवेंट पर नंबर का सम 13 आए। देखिए लास्ट वाला इवेंट जो 6,6 है, 6 को 6 के साथ प्लस करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि मैक्सिमम सम जो आ सकता है वो 12 आ सकता है, 13 नहीं आने का। ये इम्पॉसिबल इवेंट हुआ, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स 0 हो गए। 0/36 इज इक्वल टू 0, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। इनके फोर्थ ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 का डी, वो करेक्ट होगा। ठीक है, नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ इट वाज रवीज टर्न, ही रोल्ड द डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ द टू नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द फेस ऑफ द डाइस इज लेस देन और इक्वल टू 12, यानी कि डाई के ऊपर जो नंबर आया उन दोनों का सम लेस देन इक्वल टू 12 हो। सम आना चाहिए लेस देन इक्वल टू 12। लेस देन इक्वल टू 12 का मीनिंग हो कि सम 12 हो या उससे कम, उससे कम सम 12, 11, 10, 9, सम 2 तक आ सकता है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स में सारे आउटकम्स आ जाएंगे 36/36, यानी कि ये श्योर इवेंट होगा और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है। इसका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, राहुल गोट नेक्स्ट चांस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोट द सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज इक्वल टू 7। अब सम जो आए, दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आए उन दोनों का सम 7 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी सिलेक्ट द इवेंट हु सम इज 7। अब देखते देखिए 7 जिनका सम है, एक इवेंट तो ये आ जाएगा 6,1, 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 3 + 4 7, 2 + 5 7 और 1 + 6 7, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 आउटकम्स होंगे, यानी कि 6 इवेंट होंगे जिनका सम जिनका सम 7 होगा। तो 6 ऊपर रखेंगे, 36 टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 1/6। जो प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, यानी कि सम 7 आने की 1/6 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का यानी कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नाउ इट वाज रवीज टर्न, ही रोल्ड द डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ द टू नंबर्स appearing on the top face of the dice is greater than 8, यानी कि सम जो आए 8 से ज़्यादा आए, यानी कि 9, 10, 11, 12, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी सम ग्रेटर देन 8, टोटल आउटकम्स तो हम नीचे रखेंगे, दे विल बी 36। अब हम उन इवेंट को तलाश करेंगे जिनका सम 9 है, 10 है या 11, 12 है। अब देखिए 6 + 3 9, 1, 4 + 5 9, 2, 5, 4 एंड 6, 3, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 4 इवेंट वो होंगे जिनका सम 9 होगा, 3 इवेंट वो होंगे जिनका सम 10 होगा, 2 इवेंट्स वो होंगे जिनका सम 11 होगा और 1 इवेंट वो है जिसका सम 12 है, यानी कि टोटल 10 है ये। तो 10/36 इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 8 = 16, यानी कि प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/8। सम ग्रेटर देन 8 की प्रोबेबिलिटी 5/8। इसमें देखिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो आ गई वो 5/8। इस स्टडी ऑफ लेसन नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर है, उसकी केस स्टडी देखेंगे। केस स्टडी 1 इज पोकलाम इज द फ्लावर बेड और फ्लावर पैटर्न डिजाइन ड्यूरिंग ओनम इन केरला। इट इज similar as Rangoli in North India and Kolam in Tamil Nadu. During the festival of Onam, your school is planning to conduct a
पोकलाम competition. Your friend who is a partner in competition suggest two designs given below. Observe these carefully. Design first. This design is made with a circle of radius 32 cm leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. देखिए देख रहे हैं फिगर, ये इसमें इक्विलेटर ट्राइंगल ABC बनाया गया है और इसको छोड़कर ये डिज़ाइन बनाए गए हैं. दिस पोकलाम मेड विद 9 सर्कुलर डिज़ाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर. डिज़ाइन सेकेंड है, इसमें जो बनाया गया है वो 9 सर्कल्स बनाए गए हैं 7 सेंटीमीटर रेडियस के. अब जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करेंगे हम. फर्स्ट, रेफर डिज़ाइन फर्स्ट. डिज़ाइन फर्स्ट में जाएंगे हम. द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल. जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी हमें साइड फाइंड करेंगे हम. साइड किस तरह फाइंड करेंगे ये देखते हैं हम. डिज़ाइन जो है वो सर्कुलर है, बीच में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़कर डिज़ाइन बनाया गया है. तो फर्स्ट वी विल फाइंड द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब रेडियस जो है सर्कल की वो 32 सेंटीमीटर है. अब हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल 60 डिग्री का होता है. बात करूँ मैं, यानी कि एंगल ए जो है वो 60 डिग्री का होगा, एंगल भी 60 डिग्री का होगा और एंगल बी जो है वो भी 60 डिग्री का होगा. बट ओ इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC. जब बी से ओ को ज्वाइन करेंगे तो एंगल बी को ये बाइसेक्ट करेगी लाइन OB. यानी कि ये जो एंगल पूरा जो है एंगल भी 60 डिग्री का है, अब ये 30 डिग्री का रह जाएगा. अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करेंगे इन ट्राइंगल BDO में. इन ट्राइंगल BDO ट्राइंगल में हम देखेंगे कि हमें बेस फाइंड करना है ये, ठीक है, और हाइपोटेनस गिवन है, ये एंगल गिवन है. बट एक चीज देख रहे हैं, मैंने O से D पर ये परपेंडिकुलर ड्रा करी है. तो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, सर्कल के सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो कोड को बाइसेक्ट करती है. मीनिंग ये है कि BD जो होगी वो BC के हाफ के इक्वल होगी. यानी कि BD फाइंड करने हम उसका ट्वाइस कर देंगे तो BC फाइंड होगा, यानी कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगी. अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसको इसमें बेस और हाइपोटेनस आ जाए, यानी कि cos 30. cos 30 क्या होगा, BD अपॉन BO. अब cos 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2. BD जो है वो हमें फाइंड करना है और BO 32. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस ऑफ BD इज इक्वल टू 32√3. और ट्वाइस ऑफ BD की प्लेस पर मैं पुट कर सकता हूँ BC इज इक्वल टू 32√3 सेंटीमीटर. BC इज द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब देखेंगे इसका जो B ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, 32√3 सेंटीमीटर. सेकेंड, द एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे हम. अब एल्टीट्यूड जो होगा वो हम A से ज्वाइन करेंगे. ये AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो हम एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे AD. तो अब यहाँ ऑब्जर्व करें हम, हमें BD फाइंड कर ली, यानी कि BC है, इसका हाफ कर देंगे BD आ जाएगी. और AB साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, वो हमने फाइंड कर ली, क्योंकि जितनी BC होगी उतनी AD होगी और AB होगी, हमें AD फाइंड करना है. तो सेकंड पार्ट हम देखेंगे, सेकंड पार्ट में तो AB का स्क्वायर, इनके पाइथागोरस थ्योरम एल्टीट्यूड हम फाइंड कर रहे हैं. AB स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. तो AB इज इक्वल टू BC, दोनों सेम होंगे. 32√3 का होल स्क्वायर कर दूंगा इसको मैं, प्लस AD स्क्वायर हमें फाइंड करना है और वैल्यू ऑफ BD. देखिए BD की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ट्वाइस ऑफ BD जो है 32√2 है. अब मुझे BD फाइंड करना होगा. सपोज करो मैं यहीं से BD फाइंड करता हूँ, तो BD जो होगा 32√3/2. 2 से कैंसिल कर देंगे 16, इट इज 16√3, यानी कि 16√3 का होल स्क्वायर ये बन के आ जाएगा. 32 की 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 1024 आ जाएगा. √3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 आ जाएगा. ये AD स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर करेंगे 256 मल्टीप्लाई बाई 3. इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12, 12 का 2,
3 2 ज़ा 6, 7, 3 0 0, 3 1 जा 3, 3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 से ला के सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरफ। 6 3 ज़ा 18, 18 का 8, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, 15, 16 का 6, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 7 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब इसको माइनस करते हैं 12, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, 6 में से 6 गया 0, कैरी ले लेंगे यहाँ पर हम, ये बन जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3, 2 3 0 4, AD स्क्वायर आ जाएगा 2304 और AD इज इक्वल टू 2304 का रूट। अब इसका रूट फाइंड करेंगे हम, इसका जो रूट फाइंड करेंगे वो आ जाएगा 48, AD फाइंड होकर आ जाएगी 48 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर डिजाइन सेकंड डिजाइन में देखना हमें, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, जो सेकंड डिजाइन है इसका स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं हम। देखिए 9 सर्कुलर डिजाइन है ये, इसमें यह सर्कल की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस R इज इक्वल टू जो है वो 7 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ ईच सर्कल। तो ईच सर्कल का डायमीटर होगा 14, इसका भी 14। अगर स्क्वायर की साइड देखेंगे हम तो साइड ऑफ स्क्वायर A इज इक्वल टू हो जाएगी 14 3 ज़ा 42 सेंटीमीटर। तो थर्ड क्वेश्चन में ये है हमें फाइंड करना एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे हम, स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर करेंगे तो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड का आंसर आ जाएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा इसका वो करेक्ट हो जाएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ईच सर्कुलर डिजाइन इज, सर्कुलर डिजाइन जो है इनका एरिया फाइंड करेंगे हम। एरिया ऑफ ईच सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 7 2 14, 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सर्कल का जो एरिया होगा वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फोर्थ का जो ऑप्शन है 124 132, यानी अगर हम देखेंगे तो 154, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर ABCD स्क्वायर, जो उसके रिमेनिंग पोर्शन का एरिया हम फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन यानी कि सर्कुलर डिजाइन को छोड़कर जो ये बच रहा है पोर्शन, इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। स्क्वायर का एरिया 1764 माइनस मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 154। अब 1764 में से 9 की 154 से मल्टीप्लाई करेंगे 1386 आएगा, सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे इसको, हमारे पास आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि रिमेनिंग पोर्शन का जो एरिया होगा वो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इट्स मीन दैट कि फिफ्थ का जो ए ऑप्शन है, फिफ्थ का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 300 ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। गो टू नेक्स्ट केस स्टडी। केस स्टडी 2, ब्रूच। A brooch is a small piece of jewelry which has a pin at the back so it can be fastened on a dress, blouse or coat. Design of some brooch are shown below. Observe them carefully. Design a brooch is made with silver wire, is in the form of a circle with diameter 28 mm, ये 28 mm का है। The wire used for making 4 diameters which divide the circle into 8 equal parts, क्योंकि 4 डायमीटर ने इस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट, ब्रूच बी इज मेड टू कलर gold and silver. Outer part is made with gold and the circumference of silver part is 44 mm.
सर्कमफ्रेंस जो है सिल्वर पार्ट का वो 44 mm है एंड द गोल्ड पार्ट इज 3 mm वाइड एवरीवेयर। ये गोल्ड पार्ट जो है वो 3 mm वाइड है एवरीवेयर। रेफर टू डिजाइन ए, डिजाइन ए पर जाना है। द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज। ब्रूच ए का पहला क्वेश्चन ये है जो सिल्वर वायर यूज हुई है टोटल लेंथ क्या होगी। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर हम फाइंड करेंगे तो सिल्वर वायर सर्कमफ्रेंस में लगी है, ये लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर प्लस 4 डायमीटर 1 2 3 4 इंटू डी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 रेडियस 14 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई डी, डी इज 28 मल्टीप्लाई कर देंगे 7 2 जा 14। सोल्व करके ऐड करने के बाद आ जाएगा इसका 200 mm। सिल्वर वायर यूज हुई है उसकी जो टोटल लेंथ है वो 200 mm है। ठीक है, अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 200 mm। सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच इज। ईच सेक्टर का एरिया फाइंड करना हमें। सेक्टर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस तो है 14 mm। अब इसका एंगल कितने डिग्री का होगा ये थीटा। देखिए 8 सेक्टर बन रहे हैं तो थीटा फाइंड करने के लिए 360 डिग्री को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये बन के आ जाएगा 845 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री का ईच एंगल आ जाएगा। इसको यहाँ पुट कर देंगे हम 45/360 इंटू वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, रेडियस इज 14 इंटू 14। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, ये 8 आ जाएगा। 7 2 जा 14, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से कर देंगे 2 1 जा 2, 11 7 जा 77 mm स्क्वायर। जो एरिया होगा ईच सेक्टर का वो 77 mm स्क्वायर होगा। ऑप्शन चेक करेंगे तो इसमें सी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा 77 mm स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 3, द सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर या गोल्डन पार्ट इज। गोल्डन पार्ट का सर्कमफ्रेंस क्या होगा वो हम फाइंड करेंगे। ये देखिए इसकी फिगर है, ये इंटरनल पार्ट जो है अंदर वाला पार्ट ये सिल्वर है और आउटर वाला गोल्डन है। अब इन द इंटरनल सिल्वर पार्ट जो है इसका सर्कमफ्रेंस हमें 44 गिवन है। तो पहले इस सर्कमफ्रेंस की हेल्प से मैं रेडियस फाइंड करूंगा सिल्वर की, उसके बाद उसमें 3 प्लस करके वो रेडियस फाइंड हो जाएगी गोल्डन की। सर्कमफ्रेंस फाइंड कर देंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट वी विल फाइंड द रेडियस ऑफ सिल्वर वन। तो 44 दे रखा सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर इज इक्वल टू 44, आर इज इक्वल टू 44/2 पाई, और वी कैन राइट इट एज 44/2। पाई की वैल्यू आ जाएगी 7/22। 22 2 जा 44, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रेडियस आ जाएगी 7 mm। ये फाइंड होकर आ जाएगी 7 mm सिल्वर वन की रेडियस। अब हमें चाहिए कैपिटल आर गोल्डन की। तो कैपिटल आर जो फाइंड होगी 7 में 3 प्लस कर देंगे, 7 + 3 इज इक्वल टू 10 mm। नाउ circumference of गोल्डन का सर्कमफ्रेंस जो होगा 2 पाई कैपिटल आर, 2 एज इट इज, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 एंड इट इज 10। मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, 2 to the 4, 2 to the 4, 440/7। 7 से डिवाइड करेंगे तो 62.86 mm। जो गोल्डन पार्ट है इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगा वो 62.86 होगा। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन डी ऑप्शन जो होगा इसका वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ गोल्डन एंड सिल्वर पार्ट इज। गोल्डन एंड सिल्वर पार्ट के एरियाज का डिफरेंस क्या होगा वो हम फाइंड करेंगे। गोल्डन पार्ट का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर होगा और सिल्वर पार्ट का पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन लेंगे, ये बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या इसको मैं इस तरह लिख दूंगा पाई आर प्लस आर एंड आर माइनस आर।
पाई को तो हम एज इट इज रखेंगे। आर की वैल्यू 10 प्लस 7 और 10 माइनस 7। अब 10 प्लस 7 इज 17 एंड 10 माइनस 7 इज 3। 7 3 जा 51 पाई mm²। जो डिफरेंस होगा इनके एरियाज का वो 51 पाई mm² होगा। ऑप्शन फोर्थ का सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अ बॉय इज प्लेइंग विद ब्रूच बी, ही मेक्स रिवॉल्यूशन विद इट अलोंग इट्स एज, हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन मस्ट इट टेक टू कवर 80 पाई mm। इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितने रिवॉल्यूशन करने होंगे। अब देखिए इतनी डिस्टेंस कवर करता, एक रिवॉल्यूशन के डिस्टेंस से उसको डिवाइड कर देंगे, मीनिंग यानी कि 80 पाई को हम जो सरकमफ्रेंस है गोल्डन वाले का, गोल्डन पार्ट का, उससे डिवाइड कर देंगे। टोटल डिस्टेंस कवर करी 80 पाई और एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो होगी 2 पाई कैपिटल आर। अब पाई से तो पाई कैंसिल कर देंगे हम, 2 से 40 को काट देंगे, ये रहेगा 40, तो 40 अपॉन आर। आर हमने रेडियस फाइंड करी थी 10 कैपिटल आर, 10 0 से 0 कैंसिल इज इक्वल टू 4, यानी कि 80 पाई mm डिस्टेंस कवर करने के लिए इस ब्रूच को 4 राउंड यानी कि 4 रिवॉल्यूशन लगाने होंगे। इस मीन फिफ्थ का सी इज करेक्ट, तो सी ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो करेक्ट होगा। इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल उसकी केस स्टडी कर ली है, यानी कि टर्म फर्स्ट में जितने भी चैप्टर आ रहे हैं आज उनकी केस स्टडीज हमने कंप्लीट कर ली। ओके, ये केस स्टडीज जो मैंने कराई हैं आपको, वो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट जरूर क्या करें, आपकी क्वेरी में कमेंट में क्लियर कर दिया करूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।